नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC रेट पेपर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी कि मानव विकास एवं पर्यावरण से संबंधित 150 जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 से संबंधित वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल जाए। आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर आधारित होगा, तो आपसे आग्रह है कि ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित सत्य कथन है। तो पहले विकल्प की ओर देखें तो ये कह रहा है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों पर चर्चा हेतु सम्मेलन। तो आपको बताओ कि अगस्त 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यहाँ पे ओजोन परत को जो पदार्थ हानि पहुंचाते हैं उन सब पे चर्चा हुई थी। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि इसका मुख्य विषय ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्पादन कम करना था। बिल्कुल, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि मतलब कि विषय था कि ओजोन परत को जो पदार्थ हानि पहुंचा रहे हैं उनका क्या करना है, प्रोडक्शन एकदम कम करना है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को क्या है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहला कदम क्या उठाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC का उत्पादन को कम करना। फिर C विकल्प कह रहा है कि आरंभिक उद्देश्य CFC को 1986 ईस्वी के स्तर पर 1990 में लाना था। यानी कि इसका जो उद्देश्य था कि 1990 में मतलब जब ये बात चल रही थी तो 1986 का जो लेवल था ये मतलब कि वो 1990 में लाना था। यानी कि 1986 में जो स्तर था CFC का वही 1990 में मेंटेन रखना था, तो घटा के लाना था उस पर। तो आपको बताओ कि 1987 ईस्वी के बाद इसमें कई संशोधन हो चुके हैं। प्रारंभ में इसमें करीब 46 देश थे, वर्तमान में लगभग 200 देश के करीब शामिल हो गए हैं। पहला सम्मेलन ये मतलब 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और अब तो आपको बताओ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये पूरे देश में जो कोरोना के चलते पूरे देश का पूरे विश्व में जो स्थिति बनी है, तो ओजोन परत का जो छेद है वो ऑलरेडी वो जो छेद का जो आकार था वो घटते जा रहा है। तो खुद प्रकृति ने अपना उपाय निकाल लिया है। तो फिर हम इस हिसाब से हम देखते हैं कि इस प्रश्न के सारे विकल्प सही है, तो D सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। विश्व पृथ्वी सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? रियो सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो आपको बताऊं कि विश्व पृथ्वी सम्मेलन के नाम से रियो सम्मेलन को जाना जाता है। इसका आयोजन जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें विश्व के 170 से ज़्यादा देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने भाग लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा A, रियो सम्मेलन। 23 प्रश्न है, रियो सम्मेलन से संबंधित सत्य कथन है। बार बार इससे पूछता है रियो सम्मेलन से या पृथ्वी सम्मेलन करके या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये प्रश्न सब बराबर पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों का आज मैंने कलेक्शन किया है। तो पहला विकल्प है कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौती को दूर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो बिल्कुल सही है कि 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में विश्व के 170 से अधिक देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए थे, जो कि शीत युद्ध के बाद जो
पर्यावरण संबंधी कई सारी चुनौतियाँ आई थी, तो उस सब के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अटेम्प्ट हुआ था, प्रयास हुआ था कि उन चुनौतियों से निपटा जाए। दूसरा विकल्प है सभी देशों ने सर्वसम्मति से एजेंडा 21 नामक प्रस्ताव पारित किया। तो आपको बताओ, बिल्कुल सही है कि समस्त पर्यावरण संबंधी भविष्य में उठाए जाने वाले कदम, ये जो एजेंडा 21 थे, इसमें शामिल थे। और सी विकल्प है इसके अंतर्गत वन जल संरक्षण तथा विषैली गैस उत्सर्जन कम करने पर बल दिया गया। बिल्कुल, वन संरक्षण के अंतर्गत कि मतलब ग्रहों की सततता बनाए रखने के लिए वनों के संरक्षण पर जोर, और जल जागरूकता इसलिए बढ़ाया गया कि जल क्या हो रहे थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, तो अतः लोगों को जल संरक्षण हेतु जागरूक किया जाए। फिर वाहनों से विषैली गैस जो निकलती थी, तो उसके भी उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया गया, यानी कि उसमें क्या प्रयोग किया जाए, बैटरी चलित या CNG से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जाए। फिर डी विकल्प है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह विशाल कदम था। बिल्कुल, जब इतने सारे कार्य एक सम्मेलन में हो रहे हो तो वाकई में यह एक विशाल सम्मेलन था। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित सत्य कथन को छाटे, यानी कि जैव विविधता सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला विकल्प है यह पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक सहमति पत्र था। तो आपको बताओ कि बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सही है। यह पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक सहमति पत्र था, जिसे 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। बी में है इसका आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। जी हाँ, बिल्कुल, इसका आधिकारिक नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था। और इसके 10 उद्देश्य थे, नहीं, इसके मात्र 3 उद्देश्य थे। जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों को सतत व संतुलित उपयोग करना, व आनुवंशिक संसाधनों को उचित अनुपयोग करना तथा सभी के लिए आपसी बंटवारा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जैव विविधता के संरक्षण करते हुए कोई भी जो संसाधन है उसका ऐसे उपयोग करना कि उसका सभी को बराबर हक मिले। और डी विकल्प कह रहा है कि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। बिल्कुल, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 150 से अधिक देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया था। आज इस सहमति पत्र को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक स्वीकार सहमति पत्र से के नाम से जाना जाता है। मतलब 150 से अधिक देश इस पर साइन किए थे, इसलिए सर्वाधिक स्वीकार सहमति पत्र के नाम से जाना जाता है। अब तक इस पर 194 देश साइन कर चुके हैं। तो ये जो हमारा विकल्प था कि इसमें A, B और D सही जवाब है, यानी विकल्प C सही है। इसके 10 नहीं, इसके कितने उद्देश्य है, 3 उद्देश्य थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सत्य कथन है। ये क्योटो प्रोटोकॉल से भी कई बार यूजीसी नेट पेपर 1 में सवाल पूछ चुके हैं। पहला विकल्प देखें, यह औद्योगिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जी हाँ, इसका आयोजन वर्ष 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। यह प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित है। बी में इस प्रोटोकॉल में 2 शर्तें रखी गई थी। बिल्कुल, पहली शर्त ये थी कि कम से कम 55 देशों के हस्ताक्षर हो, और दूसरी शर्त ये कि जो हस्ताक्षर करेंगे वो विश्व के कुल उत्सर्जन का 55% भागीदार होंगे। तो ये दोनों इसके शर्त थे। और सी विकल्प बोल रहा है कि यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। बिल्कुल, मई 2002 ईस्वी में आइसलैंड जो है सो ये 55वां देश बन गया था, और नवंबर 2004 में रूस के हस्ताक्षर के साथ इसका दूसरा शर्त भी पूरा हो गया, यानी कि वे इस पर हस्ताक्षर करेंगे जो कि कुल विश्व के उत्सर्जन का 55% भागीदार होंगे। और डी विकल्प बोल रहा है कि इसके अंतर्गत सदस्य देश ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी,
पर्यावरण संकट से उत्पन्न हरित गृह प्रभाव वाले गैसों के उत्पादन में कमी इसका उद्देश्य रखा गया था। तो बिल्कुल इसका उद्देश्य ये था कि ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, इस सब गैस के उत्सर्जन में कमी लाया जाए, फिर हरित गृह प्रभाव को कम किया जाए। हरित गृह प्रभाव मतलब कि उसे हरित गृह प्रभाव से जुड़े गैस है उनके उत्पादन में कमी हो सके। तो ये सारे इसके क्योटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य थे। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस समझौता से संबंधित सही कथन है, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित सही कथन के बारे में चर्चा करनी है। तो पहला विकल्प है, यह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बिल्कुल 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक फ्रांस के पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, उसमें 195 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नए समझौते पर विचार किया। बी विकल्प बोल रहा है, इसका मुख्य विषय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी कर जलवायु परिवर्तन के खतरे का उपाय ढूंढना था। यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि ग्रीन हाउस गैस सब जो हो गए उसके उत्सर्जन में कमी की जाए और जलवायु परिवर्तन के खतरे जो बढ़ रहे हैं उसका कुछ उपाय ढूंढा जाए। तो 32 पृष्ठ वाले समझौते में जलवायु परिवर्तन के कारण व प्रभाव के निपटने हेतु मतलब 29 अनुच्छेद बनाए गए थे। सी विकल्प कह रहा है, पूर्व से तापमान 2 डिग्री कम करना तथा सभी देशों को सशक्त बनाना ताकि वह जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके। बिल्कुल ये कि पूर्व से तापमान कितना 2 डिग्री तक कम करना था और मतलब कि सभी देशों को सशक्त बनाएं ताकि वह जलवायु परिवर्तन का सामना करे और उन कारणों का पता लगाना था जिससे कि टेम्परेचर क्या है कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो उन सभी कारणों को पता लगा कर टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण पता लगा कर उसको दूर करना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। ऐसा वैश्विक संगठन जिसकी स्थापना भारत के द्वारा की गई है कौन है? मतलब वैश्विक संगठन है, इन विकल्पों में देखिए वैश्विक संगठन है लेकिन उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि वर्ल्ड लेवल का संगठन है, संस्थापक कौन है? हमारा इंडिया है। तो रामसर संधि, क्योटो संधि, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि और कोई नहीं सही। तो आपको बताओ इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है ये भारत द्वारा इसकी स्थापना की गई है। विश्व में 121 देश ऐसे हैं जिन्हें पूरे वर्ष सूरज का प्रकाश प्राप्त होता है। ये पूरे या आंशिक रूप से कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्ति हेतु सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना है। इस वैश्विक गठबंधन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांडे ने पेरिस संयुक्त राष्ट्र विश्व जलवायु सम्मेलन में नवंबर 2015 में रखा था। किसके साथ? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने वाला देश क्या है? वो सूर्य पुत्र है। इस गठबंधन से संबंधित समझौते पर नवंबर 2016 में मोरक्को में हस्ताक्षर आरंभ हुए। अब तक 56 देश, मतलब भारत इसका केंद्र है और समझिए इसके 56 देश इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चिली, मॉरिशस, बांग्लादेश, ब्राज़ील, गिनी, यमन आदि देश शामिल हैं। तो ये बहुत बढ़िया मतलब भारत के लिए एक गौरव का क्षण है। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मैंने अभी बताया था अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ स्थित है, बताइए। मॉस्को, ढाका, गुरुग्राम, कैनबरा। तो आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि इसका जो मुख्यालय है वो हमारे गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा में है। वर्तमान में 46 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि आधारित संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में, गुरुग्राम यानी हरियाणा में। भारत सरकार ने ISA की आधारभूत निधि के लिए एक कालिक निधि के रूप में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पिछले वीडियो यानी कि इसी के पार्ट 2 में होमवर्क था कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो
ये आपका होमवर्क था, इसका आपको सही जवाब देना था। जो सही जवाब देते उनका नाम मैं आज बोलता इसमें। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्षेत्र है लद्दाख की पूगा घाटियाँ। लद्दाख की पूगा घाटियों में भूतापीय ऊर्जा मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। रूपांजलि ने सही जवाब दिया था। जो गलत जवाब देते हैं वो घबराए नहीं, पुनः प्रयास करें, आपके भी जवाब सही होंगे। बस प्रयास करें, सफलता एकदम मिलनी ही है। और जो होमवर्क रहता है अधिक से अधिक लोग जवाब दें, जितने के सही होंगे उन सब के मैं नाम लूँगा। तो आज का जो आपका होमवर्क है, ये होमवर्क के लिए सवाल है आपका कि UNDP का पूरा नाम क्या है। यूनाइटेड नेशन डेवलप पोस्ट, यूनाइटेड नेटिव नेशनल पार्क, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो 30 नंबर प्रश्न लिख के ABCD जो जवाब है वो लिखिएगा। हम इसी तरह UGC नेट पेपर 1 के सारे टॉपिक पर मोस्ट एक्सपेक्टेड 150 MCQ यानी कि 15 पार्ट में हर एक का वीडियो लाएंगे। वो 15 पार्ट देखने के बाद आपको एक भी सवाल इससे शायद ही ऐसा एग्ज़ाम में आएगा जो आपसे छूट जाए, यानी कि आपका एकदम पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। मैं उस 15 पार्ट में हर एक टॉपिक का, जैसे कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड होगा उसका मैं 10 पार्ट बना चुका हूँ। तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाके एकदम देख लीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड का छोड़िए ने 10 पार्ट मतलब 100 प्रश्न उसके बन चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो बचा खुचा है वो मैं नेक्स्ट 5 वीडियो में उसके 15 पार्ट में कर दूंगा। इसी तरह मैं हर एक टॉपिक है UGC नेट पेपर 1 के हर एक टॉपिक पे 150 एक्सपेक्टेड MCQ लाऊंगा। उसमें उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, उससे कहीं कुछ बाहर नहीं, टोटल चीज़ को मैं समेट दूंगा उसी 150 प्रश्न में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 1 में स्कोर करना कितना मुश्किल होता है, पर एक्चुअली में ये बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करें, खुद पे यकीन रखें, नियमित वीडियो देखिए और नियमित नोट्स बनाइए और हमेशा अप टू डेट रहिए। देखिए कि 6 घंटा या 7 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा पेपर 1 और 5 घंटा पेपर 2। चाहे पेपर 2 में आपको कोई भी विषय हो, कॉमर्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो, या आपका मतलब एजुकेशन हो, या मतलब कि कंप्यूटर हो, या कुछ भी हो, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या इकोनॉमिक्स हो, तो आप मतलब कि पेपर 1 पे 1-2 घंटा दीजिए और पेपर 2 पे 4 या 5 घंटा दीजिए। और जिनका पेपर 2 में इतिहास है तो उनके लिए भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित मिडावल इंडिया सहित ढेरों वीडियो चैनल में के प्लेलिस्ट में है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में पेपर 1 के एकदम आसान से आसान हिंदी भाषी छात्र सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए। पेपर 2 में जिनका इतिहास है वो भी जाए और खूब अच्छे से तैयारी करें, एकदम चिंता मुक्त होकर तैयारी करें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और सवाल का तो 29 नंबर का तो जवाब आपको लिखना ही है, और साथ ही में अगर कुछ और आपको सवाल पूछना है या कुछ बातें अच्छी लगी तो वो भी कमेंट में लिखिए। और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, एकदम जल्दी से जल्दी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ यहाँ तक मेरे कानों में एकदम गूंज के आनी चाहिए, इतने जोर से लाल बटन दबाइए। और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको एकदम जब भी पेपर 1 की वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं हर रोज़, अब आपको जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड है, मैं आपको हर रोज़ यही 2 से 5 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में हर रोज़ आपके लिए पेपर 1 का एक वीडियो लाऊंगा, यानी 10 प्रश्न। यानी मैं आपको पूरा ये पेपर 1 का एकदम क्लियर करवा दूंगा, एकदम क्लियर, एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो एकदम तैयार हो जाए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।